अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। फैज़ाबाद धरने के हवाले से ख़बरें आज मीडिया की ज़ीनत रहीं और उसकी वजह यह है कि जो इंक्वायरी कमीशन उस पर बनाया गया था, बताया गया कि 149 सफ़हात पर मुश्तमिल उसकी रिपोर्ट के कुछ मंदरजात सामने आते हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो उस वक्त के DGC थे यानी कि साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब, उनको क्लीन चिट दी गई और इस सारी तफसील में ये बताया गया कि दरअसल पंजाब हुकूमत की भी ये इनएबिलिटी थी कि उनकी तरफ से जो TLP का धरना था उसको पंजाब में लिमिट नहीं किया गया, रोका नहीं गया। साथ साथ ये भी बताया गया कि वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे शाहिद खाकान अब्बासी और जो वज़रा थे, उनके बयानात से कोई ऐसी शहादत या सबूत नहीं मिलता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का इसमें किसी नौयत का किरदार था। और ये भी इसमें कहा गया कि चूँकि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो इसीलिए उस वक्त आप किसी और एंटिटी को जो कि एपॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, गवर्नमेंट के अलावा ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ सिफारिशात भी इसमें सामने आती हैं। ये कहा गया कि रिफ़ॉर्म करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, रोल ख़त्म करने के लिए एपॉलिटिकल एलिमेंट्स का पाकिस्तान के सियासी फ़ैसलों में। और साथ साथ ये कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत माजी में बयानात देती रही है, उनकी बात करें तो एहसन इकबाल साहब भी ये बात कर चुके हैं कि वो ख़ुद फैज़ साहब इसरार करके शामिल हुए थे इस मुआहदे में जो कि TLP से हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि जिन्होंने धरना ख़त्म करवाया वही उन लोगों को वहाँ लेकर गए थे। तो आया ये तज़ाद जो बयानात में और इस रिपोर्ट में सामने आ रहा है, इसको अब गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेगी, ये बहुत आम सवाल है। इसके अलावा अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो जलसों का आगाज़ करने के ऐलानात अब होना शुरू हो चुके हैं और आज भी हमने ये सुना कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से 6 जमाती इत्तेहाद बनाया जा रहा है, वो बहुत जल्द जलसों का आगाज़ करेगी, एहतजाजी तहरीकों का आगाज़ करेगी। और साथ साथ अगर आलमी मंजरनामे की बात करें तो इसराइल की तरफ से जो पाबंदियों की सिफारिशात की जा रही थी, उस पर अब तक कोई फैसला में नहीं हुआ और ईरान को और इसराइल को दोनों को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा आलमी कम्यूनिटी भी दे रही है। और साथ साथ ये कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं वो होती दिखाई दे रही हैं। आज सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, सागदार साहब साथ मौजूद थे, उन्होंने पैलेस्तीन के हवाले से बात की, बायलैटरल ट्रीटीज़ के हवाले से बात की, प्रेसिडेंट जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आने वाले दिनों में जो ईरानियन प्रेसिडेंट का दौरा पाकिस्तान है उसकी क्या अहमियत है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन बनाने जा रही है, इसी हवाले से हम बात करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है, कामरान मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, JUI FA के रहनुमा है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कादिर खान मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, GDA की रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। अब कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से अब ये 6 जमाती इत्तेहाद बन रहा है, क्या एक्सपेक्ट करें इससे कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स पे जो बात करती थी पहले PDM कि उसने पाकिस्तान को तबाह किया है, जिसका पहले आप भी हिस्सा थे, अब प्लान ऑफ एक्शन क्या है? क्या आप लोग भी धरनों का आगाज़ करेंगे, साथ देंगे PTI का? देखिए, ये अगर एजिटेशन से कोई खौफज़दा है या वो समझता है कि एजिटेशन नहीं होना चाहिए तो बड़ा आसान सा तरीका है। इन सब का मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुए। मुमकिन है वो ठीक कह रही, बात दुरुस्त कर रहे हो, मुमकिन है बात दुरुस्त न कर रहे हो, तो आप जो है ना वो उसी तरह से जैसे नासिर मुल्क वाला कमीशन था, कमीशन बनाइए, उसको मैंडेट दे दीजिए, कह दीजिए विदिन 30 डेज जो है ना वो डिसाइड कर दे, 45 डेज में डिसाइड कर दे, बता दे, उसको एक मैंडेट दे दें कि ऑडिट कर दे मुख्तलिफ हल्कों का, उसको जो है स्पेसिफाई कर देंगे और उसमें जो है ना पता चल जाएगा कि इलेक्शन ठीक थे या गलत थे, कोई इस तरह से धांधली की गई है या नहीं की गई है, या कोई ऑर्गेनाइज किस्म का जो है ना वो इस इलेक्शन के हवाले से क्राइम कमिट हुआ है या नहीं हुआ, तो बात खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट हिम्मत करे, हिम्मत तो शायद उनमें नहीं है, क्योंकि उनकी जो है ना बहुत अहम हल्के जब खुलेंगे तो उससे भी जो है ना पता नहीं क्या निकलेगा। अच्छा, यानी कि आप ये समझते हैं कि चूंकि अब कानून ने रास्ता अपना नहीं लिया, जो ग्रीवेंसेस PTI के हैं, इसी की वजह से अब सिर्फ और कोई ऑप्शन नहीं है सड़कों पे आए बगैर? PTI के नहीं है, हमारे PTI के अगेंस्ट भी हैं। हमारे जो है ना वो 10 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 1000 से कम में सिर्फ हमारे हैं, हमारे 20 हल्के ऐसे हैं जिसमें 2000 से कम में सिर्फ हमारे हैं। यानी कोई एक ऐसा इंसिडेंट भी नहीं है, कोई ऐसे भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम उसमें जो है ना वो कहीं पे जीत जाते, वो सारे के सारे हल्के हम हार रहे हैं। और जो उसका डिफरेंस है वो 1000 से लेके 2000 तक, 500 तक, 700 तक,
तो वो ये एक इंतजाम है, ये इंतजाम पाकिस्तान में हुआ करता है जिसको खत्म होना चाहिए। अब इस इंतजाम को खत्म करने के लिए जो है ना, फिल वक्त तो आप ये मालूम करें कि हमारी बात दुरुस्त है या गलत है। तो उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के 2-4 जज जो है ना, वो मुख्तलिफ सूबों में चाहिए, वो ऑडिट करके वो मारे कि जनाब ठीक हुआ है, गलत हुआ है, बात खत्म हो जाएगी। सही सही। कादिर साहब, आप जो ये सूरत हाल देख रहे हैं, अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोचती है? बाय द लुक्स ऑफ इट तो पंजाब में अगर ये एहतजाज होता है तो PMLN ही टारगेट होगी, या पीपल्स पार्टी का भी इस पर मौक़िफ़ यही है कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक बहुत बड़ी एजिटेशन का? नहीं, एजिटेशन जो है ना, कानून और आइन के दायरे में वो हर किसी का हक है, इसमें कोई कतरा नहीं लगाना चाहिए, ना कोई पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन वो भी कानून के दायरे में। और बाकी ये TTP के नाम से जो एहतियात बनी है, तो आप अंदाजा कर ले नाम से ही है, तो उनका स्मूथ एहतजाज तो नहीं होगा, और स्मूथ एहतजाज नहीं होगा तो फिर यकीनन अफरा तफरी वाला माहौल होगा, यकीनन फिर वो सूरत-ए-हाल नहीं रहेगी जो आम एक एहतजाज की होती है। बाकी जो अलकुन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कामरान मुर्जा साहब, मैं अपना हल्का पेश कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी शर्मनाक धांधली नहीं हो गई होगी जो मेरे हल्के NA 242 में, जहां मुखबिर कमाल को बिठाया गया और उन्होंने सीट उनकी है। मैं हैरान तक कि कैसे सीट उनकी है, और फिर इलेक्शन वाले दिन देखे रंगे हाथों आज भी 25 से 30 हजार बैलेट पेपर इनके स्टैंप लगे हुए पतंग के वो हमारे पास है। इलेक्शन कमीशन में हमने कंप्लेन दाखिल की है, लेकिन पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या सोच रही, क्या उसका वो करेंगे। वीडियो दे दिए, सबूत दे दिए, बैलेट पेपर दे दिए। भाई आप ये बैलेट पेपर जो मेरे पास है, मैंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि ये मैं किसके मुंह पे मारूं, मुझे मुंह तो बता दे, या तो आप ये करें कि ये जाली है तो फॉरेंसिक करा दे, अगर जो वीडियो मैंने पेश की या मीडिया पे चली है, सोशल मीडिया पे, वो जाली, उसके फॉरेंसिक कराए तो फिर मुझे जो सजा देनी दे दे। लेकिन अगर ये सारी सबूत हमने दे दिए और इलेक्शन से पहले हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का, और फिर बाकायदा FIR के लिए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने खत लिखा बाकायदा, वो भी रिकॉर्ड पे, लेकिन वो तो FIR तो दर्ज नहीं, उल्टा मेरे खिलाफ FIR दर्ज होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कट RO ने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। वो तो खैर अभी B क्लास की तरफ जा रहे हैं। वो कादिर साहब, वैसे सिंध गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है आपके मौकिफ को क्या? नहीं, सिंध गवर्नमेंट, देखिए सिंध गवर्नमेंट का तो ताल्लुक नहीं है ना, सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक नहीं है। पार्टी ने मेरे तायद की है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को कि FIR दर्ज कर दे, जो सेक्शन 171, 172, 173 जो इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन है उसके तहत FIR दर्ज करनी है। वो मैंने दरखास्त दी थी पार्टी की तरफ से, या मैंने अपनी वो 9 तारीख को 16 तारीख को जाके MKM का MPM मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्टों मौजूद है। अभी मैं जा रहा हूँ B क्लास की तरफ, वो FIR जाएगा। तो सवाल ये कि ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन जो कामरान मुर्जा साहब फरमा रहे हैं, उनके भी जो हल्के होंगे धांधली, यकीनन वो खोलना चाहिए, यकीनन इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, यकीनन कमीशन होना चाहिए। लेकिन क्या ये कमीशन अगले 5 साल तक वो रिपोर्ट दे देगी? सही। मेरी कंप्लेंट 9 तारीख की इलेक्शन कमीशन की, अपने सारे जो नंबर थे व्हाट्सएप, तो उसको मैंने एग्जैक्ट टाइम पे मैंने रिपोर्ट किए, पलट के दोबारा पूछा ही नहीं है। मैं फिर पूछूंगा, कल मैं इलेक्शन कमीशन जा रहा हूं, उनसे पूछूंगा भाई क्यों नहीं कर रहे। और फिर इसी हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी चल रही है। तो जो धांधली के रिकॉर्ड है वो तो सबको पता है, धांधली तो भी है, अब कहाँ भी है, किस तरह भी है, इसका जो है ना वो मालूम करना चाहिए। और यकीनन कामरान मुर्जा साहब की जो मौक़िफ़ है मैं इसकी तायद करता हूं। ठीक है सायरा साहिबा, अब जिस तरह से ये बात की जा रही है कि ऑब्वियसली एजिटेशन तो अलाउड है, होनी भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देना भी था, असम्बलियाँ वक्त से पहले डिज़ोल्व कर देना भी था, उसमें भी कोई इलीगैलिटी नहीं थी। मसला ये है कि उससे इंस्टेबिलिटी पैदा हुई। अब भी अगर ये राइट एक्सरसाइज तो होने जा रहा है जो कि हर पार्टी को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के मुआशी हालात देख के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो तनकीद ये करते हैं कि दोबारा से अब सारी पॉलिटिक्स सड़कों पे होगी और मुल्क का पहिया जैम करने की कोशिश की जाएगी। तो इसको कैसे एड्रेस करेगी ये अलायंस? अस्सलाम वालेकुम। मतलब क्या किसी के साथ ज्यादती हुई है और आप कह भी रहे हैं कि ये एक आईनी हक है। और बाकी रही मुल्की मईशत की बात, तो देखिए बारहा कह चुके हैं कि वो तो इन 76 सालों में जब से आँख खुली है हमारी, ना वो नाजुक मोड़ से हम गुजरे हैं, ना मौशी हालत सही हुई है।
मुआशी हालत का खाली ऐसे इन्होंने हवा बनाया हुआ है। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और है, इन्फेक्शन कुछ और है, ये उस हल्का सा बुखार है। अच्छा। मुआशी सूरत हाल है। जाहिर है इसी पहिए में से अरबों खरबों की करप्शन होती है। जैसे आपने राव अनवर साहब का बयान सुना कि यहाँ से 700 अरब की सालाना, वो भी बहुत उन्होंने कम बताई। आप बाकी सूबे देख लें, आप पंजाब में करप्शन देख लें, KPK में देख लें, बलोचिस्तान में देख लें, तो वो इसी मौशत में से तो पैसे निकलते हैं। तो इसलिए मौशी सूरत हाल के तो खाम में ना एक वो कहते हैं ना कि रोना डाला हुआ है। अच्छा। वो नहीं है। दूसरा अभी मेरे भाई वो बात कर रहे थे कादिर मंदू खेल साहब, तो क्यों निसार दुरानी साहब ने मदद नहीं की आपके हल्के में? इसलिए कि उनकी तो 2 एसोसिएट की खवातीन को MPA की लिस्ट में उनका नाम डाला और उन्होंने जो धांधली यहाँ पर करवाई है रूरल एरिया में, अल हफीज अलमा। अच्छा। तो वही बात है ना कि इंसान किसको वो कह रहा हूँ, रो क्या कहते हैं, रो दिल को या पीटू जिगर को। कि यहाँ पर तो हल्के अगर खुले धांधली सुनते होते थे, होता था एक बंदा पार्टी छोड़ के इधर से उधर चला गया, कहीं किसी ने ठप्पे लगा लिए, ये सुनते हुए आए थे। मगर इस किस्म की जो धांधली जो मैं किसी और को क्यों कहूँ, मैंने तो जो अपने हल्के में देखी है कि सबसे बड़ी बात आपने फोन नेट सब कुछ ऑफ कर दिया, मैंने वीडियो शेयर की, सब कुछ हुआ और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो भाई क्यों चुप बैठे? बात सीट की नहीं है, बात सिंध के नौजवानों की उम्मीद की है, बात जो यहाँ पर अभी गुंडागर्दी बहुत कम लफ्ज है जो अभी इस वक्त यहाँ पर बारदाने और गंदुम और उनके रेट के ऊपर हो रहा है। मैं अच्छा। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल करूंगी कि आपको पता भी है कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? आपने जिलों पे यहाँ पर बादशाह बनाकर लोग बिठा दिए और वो ऐसी फिरौनियत दिखा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। लोगों का पानी बंद, ये बंद, वो बंद। तो मेरा तो जो भी एहतजाज मैं कहती हूँ कि इस चीज के खिलाफ होगा, मैं अपनी बात में कर रही हूँ कि उसके पीछे ये वाली वजूहात है। अब तो वो सीट वाली बात भी चली गई, इस हुकूमत का हिस्सा बनकर करना क्या था, खुदा पाक जो करते हैं, अब जैसे भी हुआ मैं तो अपने हिसाब से अपने एंड पे कहती हूँ कि सही हुआ, मैं अपनी बात में कर रही हूँ। बाकी ये कि आज देखिए बाला क़यादत क्या फैसला करती है, बातचीत तो चल रही है PTI से। सही बात चल रही है, यानी कि ये 6 जमाती इत्तेहाद पर आप भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करें, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। कादिर साहब आपसे ये सवाल कि आज हमने देखा चेयरमैन PTI गौहर साहब ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा कि जो रिहाई की बातें हम कर रहे हैं खान साहब की, वो किसी डील के तहत नहीं हो रही। आपके इल्म में भी यही है कि कोई बैकडोर राब्ते नहीं है और ये जो हुकूमत पाकिस्तान में आई है 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में, यही कंटिन्यू करेगी? अगर ऐसी बात नहीं है तो उसकी वजाहत करने की क्या जरूरत पड़ गई है गौहर साहब को, अगर ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन से पहले धड़ाधड़ फैसले हुए खान साहब के खिलाफ, सजा हुई है और वो फौरन उनकी सजाएं खत्म भी हो गई, तो ये क्या है? मजाक नहीं है? आप मुझे बता दो, ये मजाक नहीं है? तो ये फैसले और फिर वो 9 मई वाले फैसले है या मुकदमात है, वो किस दिन के लिए पड़े हुए हैं? सवाल ये है कि ये सारी चीजें हम सबको लग रहा है कि कल तक नवाज शरीफ साहब वो सबसे बड़ा मुजरिम था, उस 7 मिनट के अंदर उसके मुकदमात खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के भी खत्म हो जाएंगे और 77 साल से यही चलता रहेगा, आज चोर कल फरिश्ता, कल चोर आज फरिश्ता, ये इस तरह ये चलता रहेगा। 77 साल से यही देख रहे, आगे भी ये हमें यही देखने को मिलेंगे। और इसके लिए तो जरूरी है कि सियासी जमातों को सर जोड़ पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह जो ना वो बारी लेने के इंतजार में रहते हैं तो फिर वो नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में जहां PTI के लोग कोर कमांडर हाउस को जलाने के लिए पहुंच गए, जहां वहां पे जना हाउस के लिए पहुंच गए, जहां जहां उनसे हो सकूं किया। पिछले हफ्ते कोर कमांडर पिशावर में उन्होंने वहां बाकायदा पूरा वज़ीर आला ने काबीना समेत जो है ना वो इजलास किए और बाकायदा ब्रीफिंग ली, हिदायत ली। तो ये क्या है? यानी आप सियासी लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं, ये चोर है, डाकू है, और आप फौज के साथ बैठने को तैयार है। एक तरफ तो आप कहते हो फौज को सियासत से दूर होना चाहिए, फिर आप उन्हीं फौज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हो। और पहले भी आपने कहा कि मैं उनके साथ मुज़ाकरात करूंगा जैसे शहबाज शरीफ चुप चुप के मिलता था। अरे बाबा, सियासी लोगों के साथ खुल्लम खुला मिले, चुप चुप के मिलने की जरूरत नहीं है। बता दो तुम्हारे अंदर ये कसूर है, मेरे अंदर ये कसूर है, तब भी जाके ये मसला हल होगा।
और अगर इसी तरह बैकडोर दरवाजे से सारी चीजें आप करेंगे तो यकीनन आपके मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे और आपको बताया जाएगा चलो 2-4 साल इंतजार कर लो, उसके बाद इलेक्शन आ गए फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म। कादिर साहब वो एक तरफ से सिर्फ ये बात नहीं ना, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि या ये रहेंगे या हम रहेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ऐसे बयान तो वहां से भी आ रहे हैं ना। तो राना सनाउल्लाह साहब की बात तो मानी गई है ना, वो तो इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा था कि ये हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी तो रही है ना, कोई और नहीं रहे ना। अब अगले वाले दिन में कौन रहेगा कौन रहेगा ये तो फिर आपको भी नहीं पता, ना कामरान मुर्तज़ा साहब को पता, ना हमारी बहन को पता है कौन आएगा। तो बात ये है, सवाल ये सारी जो सिलसिले चल रहे हैं, ये सिलसिलों का फायदा ये है कि सियासी लोग आपस में बैठ जाए। हम आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं जबकि सजा तो खुद है, और फिर उसके बाद जाके आप कहते हैं कि हालात ठीक होंगे, हालात ठीक है। सायरा साहिबा, आपने ये जो कंसर्न जो जी ठीक है कादिर साहब, पॉइंट आ गया आपका। सायरा साहिबा, जो कादिर साहब बात कर रहे हैं, ठीक, सायरा साहिबा कादिर साहब जो बात कर रहे हैं, अब ये तो एक जेन्युइन कंसर्न रहा है पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अपार्ट फ्रॉम पीटीआई, कि वो बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। इवन पीपल्स पार्टी ने भी पहले दावत दी कि गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन ए पॉलिटिकल लोगों से बात करने को वो तैयार हो जाते हैं। तो ये तो मानने वाली बात है या नहीं आपके नज़दीक? अब देखिए उनके ज़हन में क्या चल रहा है वो तो वही बता सकते हैं। बाकी अभी कहा ना कि सब सियासतदानों को बैठना चाहिए, सिर्फ अब बात सियासतदानों की नहीं रही, सिर्फ सियासतदानों को नहीं बैठना चाहिए, टेबल पर सियासतदान भी हो, अदलिया भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी हो, और ये हमारी सहाफी 5 बंदे बैठकर अपनी अपनी हदूदो कयूद का तयन करें, अच्छा, फिर कहीं जाकर बात बनेगी। यहाँ पर आप बात तो करते हैं पीपल्स पार्टी से, सपोज इन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब ये नहीं पता था ना कि पीपल्स पार्टी को हाथ बढ़वा कौन रहा है, कि उस चीज के पीछे कौन है, क्योंकि यहाँ पर तो आपने देखा कि ये नहीं हो सकता। आपने उससे पहले देखा, आपको लगता है उसके पीछे भी कोई और है, पीपल्स पार्टी का अपना इनिशिएटिव नहीं है? पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया, जिस तरह फिर उन्होंने बोला कि बिलावल साहब को और बयान था, जरदारी साहब को और बयान था। फिर यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑपरेशन शुरू होगा, यहाँ पर ईरानी तेल स्मगलिंग का, गोदामों पर छापे, चावला साहब छापे, इधर उधर कितने सारे नाम आए। फिर उसके बाद आपको क्या नाम है, राव अनवार आ गया। तो देखें ये सारी चीजें ना बाजू मरोड़ने के लिए होती है, उसके बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। तो मतलब अगर मैं भी होती तो मैं भी सोचती कि भाई इसकी कोई साजिश तो नहीं है। तो ये मैं आपको कैसे बताऊं, अब वो उन्होंने एब्दो का कानून लेकर आए थे, उसके बाद से सियासी जो सियासतदानों की आबियारी हुई नहीं, उन्होंने नर्सरी बंद कर दी। फिर उसके बाद ये जो अताई सियासतदान आए, वरना तो देखिए सियासतदान का काम मामला संभालना होता है। घर में भी जो बच्चा सबके साथ अच्छा होता था, सब उसको पसंद करते थे, चलाकियां करता था, तो सब कहते थे ये बड़ा होकर सियासतदान बनेगा, यानी कि वो हर किसी को राजी रखता है। हमने बचपन में ऐसे सुनते होते थे कि ये तो बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। नहीं, और अब ये रिवर्स हो गया ना, अब जो सबसे लड़ता है उसको सियासतदान कहते हैं। तो देखे ना, अब वो मसला ये है कि वो सियासतदान हुए नहीं। मुझे तो लगता है जैसे आधे से ज्यादा हुकूमत के पे रोल पर है, वो मोहरे हैं, वो बात है कि इस तरफ से उठा के इस पलड़े में रखा, उस पलड़े में रखा। तो वो कहते हैं ना कि वो जो कोई प्यादा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पर कभी कोई आँच भी ना आए। सही सही, दिल को ही इजाजत जिधर जाए जहाँ जाए। ठीक है ना, सही। कामरान साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये एक तो जी आप कंप्लीट कर लें सायरा साहिबा। नहीं बस ठीक है। ठीक, कामरान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो इंटरनेशनल सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, इसराइल और ईरान के दरमियान कन्फ्रंटेशन होती है, पाकिस्तान में आज सऊदी वजीर ख़ारजा मौजूद थे, इसके बाद ईरान पाकिस्तान के स्कर्मिशेस भी हुए और अब ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं 22 अप्रैल को। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो कम नहीं हो पाती, तो फिर तो आपको नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी भी हमारी इफेक्ट हो रही है इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर? देखिए, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर मौजूद, बड़ी उनके साथ अदब से वो बलूचिस्तान के बारे में जो है ना, वो सारा मामला जो है, वो जब प्राइम मिनिस्टर गए तो भी बलूचिस्तान का सौदा हो रहा था, उसकी रेकोडेक का सौदा हो रहा था, वापस आए हैं तो भी सौदा हमारा हो रहा है।
तो इस तरह से हमारी एब्सेंस में कम से कम इतनी फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट कर लेते कि सौदे में हमारा भी कोई बंदा बिठा लेते। तो सौदा हमारी एब्सेंस में हो रहा था। ये जो भी सौदा कर रहे हैं उसमें उसका नतीजा जो है वो आप ये देख लीजिए कि ये डिससैटिस्फैक्शन जो है वो ट्रैवल कर रही है सूबे के अंदर। ये आप रिकॉर्डिंग के लिए जब सौदा करने जाते हैं तो वज़ीर आला पंजाब साथ जाती हैं, मुफ्ती साहब मेरे दोस्त हैं मगर उनको ये तौफीक भी नहीं हुई कि चले जाएं उस सारे मामले में, या कम से कम जो है ना सूबे के मुफादात का ख्याल कर लें। अब अगर ईरान के मामला तो साथ लेके जाएंगे या हम पे जो है ना वो इस तरह से फायदे उठाएंगे दूसरे मुल्क, अगर अल्लाह पाक रहम करे, हम तो अपने सौदे पे हो रहे हैं कि हमारा सौदा हमारी एब्सेंस में और जिस तरह से जो हमारे साथ किया जा रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है। और इसका नतीजा जो है ना एक आप सूबे में देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, जिस दिन ये लावा फटना पड़े। तो इसके अलावा जो NFC अवार्ड पर को लेकर या 18वीं तरमीम को लेकर जो रस्ते हैं सूबों को एम्पावर करने के, आपको लगता है कि वो भी ग्रेजुअली जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं? कमजोर कर दिए गए। ये जो अभी एक नया अदालत बनाया जिसमें चीफ साहब की जो है बैठ जाते हैं, वो ये अदालत जो है सूबाई खुद मुख्तारी के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, 18th अमेंडमेंट के जो स्प्लिट थी उसके अगेंस्ट है। इसको हम जो है ना बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। सही। कादिर साहब, लास्ट मिनट है, ये जो बात कर रहे हैं कामरान साहब भी, आपको लगता है कि अब फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली हम उतना स्ट्रेस डाल ही नहीं पा रहे कि आलमी सिचुएशन क्या है, या फिर ये जो दौरे पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी वजह कि इंटरनल स्ट्राइफ पॉलिटिकल इतनी बढ़ चुकी है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कंसेंसस किसी पॉइंट पर बनता नहीं है? तो फिर आपके पास आईनी ओहदे इस वक्त मौजूद हैं, क्या रोल प्ले कर सकते हैं जरदारी साहब इसके लिए? देखिए, आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है। वो तो एक सिंबल होता है फेडरेशन का, और उनके पास वो इख्तियार जो थे वो तो पहले ही जरदारी साहब पार्लियामेंट को दे चुके हैं। लेकिन हमारा मसला ये है जो आलमी सतह पे हम ईरान के पीपल्स पार्टी के दौर में जब ईरान गैस लाइन जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है बॉर्डर तक, और उसके बाद हम आगे नहीं ले जा सकते थे अमेरिका के डर की वजह से। आज फिर जो इस तरह सूरत हाल रही है, हम जारी बात है माशी तौर पे हम इतने कंगाल हो चुके हैं कि हम किसी भी छोटे से छोटे मुल्क, इवन कि मुझे लग रहा है आइंदा चंद सालों में अफगानिस्तान से शायद हमें पैसे लेने पड़े, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, जिस तरह वहां पे मईशत और जिस तरह वहां पे उनकी करेंसी जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन करेंसी बन गई, तो मैं ये समझ रहा हूँ इंडिया से भी बढ़ गई। तो मैं समझ रहा हूँ कि हम कई अफगानिस्तान से भी पैसे नहीं लेने पड़े हमें। सवाल ये है कि तौर पे हम मजबूत, लेकिन माशी तौर पे हम मजबूत कैसे होंगे? सबसे बड़ी ये होता है हमारे यहाँ जो सियासतदानों को तो बदनाम किया जा रहा है, या तो जो करप्ट है वो ब्यूरोक्रेसी है। आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान को ब्यूरोक्रेसी ने जकड़ के रखा हुआ है, और उनके सारे बेटे पोते भी उनके साथ ड्यूटियां कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद 10-10 साल तक जो लोग एक्सटेंशन पे बैठे हुए, और पोते पोतिया नवासिया उसी डिपार्टमेंट में 17-18 ग्रेड के मौजूद है। तो ये जब तक ये आप खत्म नहीं करेंगे, और फिर ये 40 से 42% का कमीशन लेते हैं, जिसको रिश्वत ये कमीशन कहते हैं। अब इनको कौन मुआवजा करेगा? यही ब्यूरोक्रेसी होती है। अगली हुकूमत आ जाती, फिर उनके साथ मिल जाते, पिछले के खिलाफ जो ना वो तोपों का रुख कर रहते हैं। तो जब तक मैं कहता हूँ पाकिस्तान से सबसे ज्यादा जो करप्ट जो दारा है या करप्ट जो वो है वो ब्यूरोक्रेसी है। जब तक आप इसको लगाम नहीं देंगे आप तरक्की कर नहीं सकते। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म पाकिस्तान में करनी पड़ेगी, करप्शन खत्म करनी है, मैशत का पहिया बहाल करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, कादिर मंदोखेल साहब और सायरा बानो साहिबा मौजूद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है, पैनल हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, आज एक और डेवलपमेंट भी हुई, जो फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन था, उसके जो रिपोर्ट है 149 सफ़ात की कुछ मंदरजात सामने आते हैं। अब उसमें उस वक्त की जो हुकूमत थी उनके कुछ अहम जो वज़रा थे उनके बयानात देखें। एहसन इकबाल साहब भी ये कह चुके हैं कि फैज़ साहब अपनी मर्ज़ी से इसरार करके शामिल हुए थे इस मुआहदे में। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि जिन लोगों ने वो धरना बैठाया था वही जामिन बन गए। लेकिन ये रिपोर्ट ये कह रही है कि दरअसल आप किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ब्लेम नहीं कर सकते। पंजाब हुकूमत जो कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के अंडर थी, कसूर तो उसका है क्योंकि मार्च को उन्होंने आगे बढ़ने दिया। तो आपको कैसा लगता है इस रिपोर्ट के बारे में, जो हकायक इसमें सामने आए हैं उसमें जो तजाद है?
वो है ना एक शेर, तुम कत्ल करो हो कि कमाला करो हो, तो ये कत्ल है या कमाल है, बस ये कमाल ही समझ लीजिए। तो यहाँ पैसे भी तकसीम हुए, या सुप्रीम कोर्ट की भी फाइंडिंग आई, उसके बाद जो है ना उनको हार भी पहनाए जाते हैं। मेरा ख्याल है उनको कोई साथ जो है ना कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जाना चाहिए था, जिनको जो है ना वो एक्सोनरेट कर दिया है, तो कम किया है। वैसे मुझे तो ये अब लग रहा था कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो कन्फेस ना कर ले कि नहीं हम थे, कोई एडमिशन ना आ जाए उनके पार्ट कि हम थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। शायद कोई जो है ना कोई जो है ना स्टेटमेंट आ जाए बड़े ऊपर के लेवल से और कहें कि नहीं जी वो उनका कोई कसूर नहीं था, हम ही थे। हम अगर कोई सजा देनी है, वैसे तो माफी मांग लेते हैं, अगर कुछ सजा देनी है तो फिर हमें दे दीजिए, उनकी तरफ आप देखिए भी नहीं। तो ये ऐसा होना था, अब तो हो गया। लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से इसमें हकायक जो सामने आए हैं उसमें तो यही है कि मामलात हल कराने के लिए उन्होंने खुद DGC से रब्ता किया था। तो सवाल होना चाहिए फिर JUI फेस पर कुछ क्वेश्चन रेज करेगी? सवालात होने चाहिए, सवाल पार्टी भी रेज करेगी, पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी रेज करेगी, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन रेज कर लूंगा, और मेरे दोस्त बहन भाई जो हैं वो भी एज ए पार्लियामेंटेरियन रेज कर लेंगे। फिर उसके साथ जो है ना फिर कलीमुल्लाह और समीउल्लाह खेला जाएगा, उसने उसको पास दिया, उसने उसको पास दिया, और उसके बाद ये फिर वक्त की में धुंधलके में जो है गुम हो जाएगा। ये सारे हमारे सवाल भी गुम हो जाएंगे और जवाब भी गुम हो जाएंगे, और सारा कुछ जो है ना उस गर्द में बैठ जाएगा। वैसे काफी पैसिमिस्टिक लग रहे हैं सिस्टम को लेके आप। मैं तो इसको जो है मैं तो कोई अगर कोई दूसरा मुल्क चाहे तो हमसे ये जो है ना पैसे लेके खरीद सकता है ये सिस्टम। इतना अच्छा जो है ना हमने इतना मैनेज किया हुआ सिस्टम है। अच्छा। तो किसी कोई कमाल का सिस्टम अगर चाहिए हो तो वो पाकिस्तान से जो है ना वो जैसे महबूबुल हक वाला जो 5 साल मंसूबा था, तो मेरा ख्याल है हमें भी ये चीजें भी जो है ना वो आगे भेज देनी चाहिए कि हम इलेक्शन में दाखिली कैसे करते हैं। वैसे हमारे 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबर जो है ना कोरिया में इलेक्शन करवाने उसको सुपरवाइज कराने गए। अच्छा। तो है ना कमाल। सही। तो कमाल सही। कादिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें पहले तो फैज साहब के हवाले से जो सारे इल्जामात थे PMLN के वो तो साबित नहीं हो सके? कामरान मुर्जा साहब ने कमीशन की बात की, आपने नोट भी किए, मैंने फौरन हाँ कर दिया कि बिल्कुल होना चाहिए ताकि इनका शौक पूरा हो जाए। कामरान मुर्जा साहब मोहतरम है, हमारे सीनियर हैं और इनको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। खुद जनरल फैज ने कराची के सेक्टर कमांडर हाउस में मुझे बुला के और 1.5 घंटा वहां पे मुझे बिठा के क्या क्या धमकियां नहीं दिलवाई मुझे। ये मैंने लाइव शो में नसीम ज़ियारा और अनिका के शो में मैंने लाइव कहा था, उस वक्त भी फैसल वाडा के सामने। हाँ। तो हुआ क्या आखिर में मैं तो यहाँ तक आ गया है कि मुझे कत्ल करो, विड्रॉ नहीं करूंगा। तो बहुत सारी दास्तान है जनरल फैज की, बाकायदा गैंग था उसका। और क्या होना क्या है, क्या कमीशन का जो सरबराह होता है वो कोई आसमान से तो नहीं आता है, वो भी हमारे और आप जैसे इंसान होता है, वो कहीं भी दब जाता है। बाकी मेरी बहन सारा बानो साहब ने निसार दुरानी साहब की बात की है। मेरी बहन निसार दुरानी साहब आप मदद की बात करें, वो तो उल्टा 3 महीने से मेरी पेशिया करा रही है। मुझे नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने, वहां इलेक्शन कमीशन की RO ने रिपोर्ट दिया कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है, और वो FIR मेरे खिलाफ 1 हफ्ते बाद दर्ज की है, वो भी B क्लास की तरफ जा रहा है, फिर भी मेरी पेशिया लग रही है। जबकि मेरी जो कंप्लेंट थी, मेरी पार्टी की तरफ से कंप्लेंट थी, सेनेटर ताज हैदर साहब ने खत लिखा कि ये सारी वीडियो है, FIR दर्ज किया जाए। वो आज तक उस मैटर को टेक ऑफ ही नहीं किया है। आप कह रहे आपका साथ नहीं किया, तो मेरे साथ क्या, मेरे साथ तो उल्टा जो है ना वो 3 महीने से मुझे इस्लामाबाद की चक्कर लगवा रहा है। कुछ तारीख हो जाए, फिर तारीख हो जाए। बाबा जब एक केस खत्म हो गया, आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने, सूबाई इलेक्शन कमीशन ने, RO ने, DRO ने, सब ने रिपोर्ट दाखिल की है कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं। वो एडिटेड वीडियो है जो कि हमने जारी की है, तो उसके बावजूद मैं पीछे बता रहा हूँ, आप कह रहे मदद नहीं की है। तो ये आप नहीं, कादिर साहब वो ये भी कह रही है ना कि सिंध में जो आजकल हो रहा है उसमें इतनी इर्रेगुलरिटी, करप्शन और कंट्रोल है कि उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अगर आपकी गवर्नमेंट है वहां पे और आपके इलेक्शन ग्रीवेंसेस है, उसके बाद जो हो रहा है वो कह रही है उसको तो एड्रेस करें कम से कम। देखिए मैं एक चीज बताऊं, करप्शन कहाँ पे नहीं हो रही है।
खुद शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी वज़ीर-ए-आला के खिलाफ नहीं बोला था, जो बाद में डिफेंस मिनिस्टर बनाया उसको। करप्शन पंजाब में नहीं हो रही है, करप्शन बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में नहीं हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। लेकिन आप मुझे बता दो, मैं आपसे सवाल करता हूँ कामरान मुर्जा साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे एंटी करप्शन, उससे बड़ा करप्ट है। आप जाएंगे नैब, उससे बड़े करप्ट है। आप जाएंगे FIR, उससे बड़े ब्लैकमेलर। तो आप मुझे बताओ, आप उन इदारों के खिलाफ जाएंगे क्या? आप कोर्ट जाएंगे तो माशाल्लाह फिर आपको तो फिर जूते घिस जाएंगे, फिर आपको पेशा लगा लगा के होना कुछ नहीं है। आप मुझे बताओ इन चीजों के खिलाफ, मेरी बहन बता दे, सजेस्ट कर ले, मैं 1000 केसेस देता हूँ, 1000 केसेस देता हूँ। आओ मेरी बहन, मैं और आप चल के चलते हैं, मेरे पास सबूत भी है। लेकिन सुनेगा को उल्टा ये जो नैब या एंटी करप्शन है, वो बाकायदा शरीक बन जाएंगे उन करप्ट लोगों की जिनके खिलाफ हम कंप्लेन दाखिल करेंगे। रिलीफ कोई नहीं मिलेगा, आपको इंसाफ कोई नहीं मिलेगा। सायरा साहिबा वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, जाना कहाँ है ये आप बता दें, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है कि वो कहाँ लेकर गए। एंटी करप्शन तो वो नैब है, तो उसका किरदार क्या है वो सबके सामने ही है। और अभी जो केसेस की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के सेनेटर साहब, जो आपने से सेनेटर बनवाया फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा था 3-4 सीटें वापस होंगी, बाकी सब फॉर्म 45 पे छोले खाएं। तो उसके बाद से तो मैंने कोई केस किया ही नहीं कि जब इतने बड़े करीबी बंदे, जानने वाले, जो अपना निशान भी प्रोग्राम्स में लेकर आते रहे हैं, जब उन्होंने हमें ये तंबीह कर दी कि इस पे छोले खाने हैं, तो वो तो बस बीच में रमजान आ गए। वरना मेरे पास जो फॉर्म 45 थे, मैंने सोचा था कि मैं वहां शहदाद में बैठ के इससे लोगों को पकौड़े दूंगी। अच्छा, तो बस बाकी आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, मैं इस रिपोर्ट को के हवाले से भी, जी मैं इस रिपोर्ट के हवाले से भी बात कर रहा था जो फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन के हवाले से सामने आई है। तो इसमें जो PMLN के वज़रा पहले बयानात देते रहे, इसके जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वो तो उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के जो अंडर थी। बस तो क्या कहा जाए, तो फिर कमीशन बना के इंक्वायरी करें, क्यों पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरफ आने दिया। और जो हम पिछले 3.5 साल से हमारे कान पका दिए थे फैसलाबाद धरने और जनरल फैज और उनके जितने भी साथी हैं उनका, आज उनको क्लीन चिट मिल गई। अपने मुंह पर ये थप्पड़ मार ले हम लोग, और हम अपने मुंह के वो थप्पड़ मारे। वो क्या जो नून वाले जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब है कि फैज, नवाज, शहबाज भाई भाई। अच्छा, तो बयान तो वो बनाए, आज वो तंदूर पे रोटी देखने के लिए निकल गई। ये सारी चीजें तो उनको देखनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इस चीज का 3.5 साल सुकून से बैठने नहीं दिया था। और यही बातें सुन रहे थे कि इन सब चीजों के पीछे कौन है, सब चीजों के पीछे कौन है। कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन आप मुझे बताइए कि अब जितनी भी JIPs बनी, कमीशन बनी, कमेटीज बनी, किसी का कोई नतीजा सामने आया? लोग ना डेली बेसिस पे जीने वाली कौम है। सबसे पहले ये जब ये इलेक्शन का हुआ, निशान ये वो ऐसे, फिर कमिश्नर साहब आ गए, फिर कमिश्नर साहब दबे तो लेटर आ गया। 1 हफ्ता लेटर पे प्रोग्राम आते रहे, फिर जिस मैंने उसमें पाउडर डालकर भेज दिया, उस पे सारा किस्सा चलता रहा। और उसके बाद ये सारा कुछ आ गया। मतलब एक किस्से को दबाने के लिए दूसरा किस्सा उछाला जाता है, तीसरा किस्सा उछाला जाता है, फिर ये इसराइल और ईरान वाला मामला आ गया, फिर अभी एक जबरी इस्तीफे की बात आ गई कि इस्तीफा दे दिया। तो मतलब हम पिछली चीज के तासुर जाहिर करने के लिए मतलब हम खेलते रहते हैं। अवाम का ध्यान इस महंगाई की तरफ ना जाए। ये जो पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए, ये मुश्किल फैसले हैं, ये कर रहे हैं, साथ साथ ये सब कुछ भी चले जा रहा है, इन सब पे बात ना हो। तो दरिंदगी ट्रेन में, रेलवे में हुई और उस बच्ची ने खुदकुशी की और उसको मारा गया, और उसके बाद खुदा जाने क्या क्या ट्विटर पे देखने को मिलता है। इन सब चीजों पे हमारा ध्यान ना जाए। हम यहाँ पर ये जबरी इस्तीफे पे और इन सब चीजों के ऊपर खेलते रहे कि भाई पाउडर किसने डाला, तो जज ने खत लिखा कि नहीं लिखा। अभी फैजाबाद धरना क्लियर हो गया, काजी साहब सोए हुए, बस ऐसे ही है। आप बस ऐसे प्रोग्राम करते रहे, हम भी दिल के फफोले फोड़ते रहे, होगा कुछ नहीं। कामरान साहब, ये इतने ही नॉन इश्यूज़ हैं जितना सायरा साहिबा फरमा रही हैं, क्योंकि अगर इस धरने की भी बात की जाए, उस वक्त के अदलिया ने भी इसका नोटिस लिया, फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह कहा कि हमारी हुकूमत को घर भेजने के लिए ये सब करवाया जा रहा था। तो कंस्पिरेसी अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और उसको टेकअप किया जाए, तो आपको लगता है कि अब इसकी भी स्पेस नहीं बची रियल इश्यूज़ के अलावा, जो महंगाई के हैं या बिजली महंगी होने की हैं, पेट्रोल महंगा होने की बात है?
कि हमारे पास तो मुल्क तोड़ने वाले की भी जो ना जिसने मुल्क तोड़ा था उसकी भी स्पेस नहीं बची थी। अब्दुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, पहले तो उसको दबा के रखा गया, फिर उसको जो उसके हिस्से पब्लिश भी हुए वो भी इंडिया से जाके पब्लिश हुए। जो उसके जिम्मेदार थे, बज़ाहिर जिम्मेदार थे, जो सबको नजर आ रहा था, पागलों को और अंधों को भी नजर आ रहा था, उसको हमने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जो ना वो तदफीन की उसकी। तो जब वो किसी मुल्क में और कौम में इतना एहसास भी नहीं रहता कि जो उस मुल्क को तोड़ दे या उसके बड़े हिस्से को तोड़ दे और उसके बाद जो ना उसको पूरा गार्ड ऑफ ऑनर दे, हमें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मुशर्रफ को जो है ना वो कोर्ट ने जो है सजा सुनाई हुई थी और उसके बावजूद हमने उसको किस तरह से पाकिस्तान से भगाया और जब वो पाकिस्तान आया तो फिर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुई। तो ये सारा कुछ जो है ना ये हमारी तारीख है, ये हमारा माजी है। हम इस माजी से अभी तक नहीं निकल पाए हैं और जिस दिन हम इससे निकल गए और जिस दिन बाकी हम अपने दस्तूर के मुताबिक चल पड़े, हमारी तरक्की के रास्ते जो है वो ठीक। कामरान साहब, एक इशू आपको ये नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की वो इतनी डिवाइडेड है कि किसी इश्यूज के ऊपर कंसेंसस होता नहीं है और अपोजिशन हमेशा साइडलाइन होती है, जो हुकूमत करता है उसको एहतसाब अच्छा लगता है, जो अपोजिशन में होता है उसे बुरा लगता है। तो अगर कोई कंसेंसस बनेगा ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तो रिफॉर्म कैसे होगी फिर? पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कंसेंसस नहीं बनता। वो जो 18-20 का फर्क होता है, जो 17 वाले 18 वाले जो 20 के मुकाबले में होते हैं वो उसको जो है ना वो कोई चमक दिखाई जाती है और चमक के ज़ेर असर जो है ना वो हमारा कल्चर है पॉलिटिकल, वो चमक के ज़ेर असर जो है ना वो दूसरों के साथ वो मिल जाते हैं और अपने अपोनेंट को चूंकि हराना होता है तो कहते हैं कि इस तरह से हमने करा दिया। हार जाना कोई बुरी बात नहीं है, हार जाना कोई बेइज्जती की बात नहीं है, बेईमानी करना बेइज्जती की बात है। वो शायद हमको अभी तक सही ठीक है, मतलब डिफीट को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कल्चर नहीं है। एक ब्रेक शामिल है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।